अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा शो जो डेली बेसिस पे फ्रॉम 7 to 8 ब्रॉडकास्ट किया जाता है, आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रॉम जैसे आज संडे है, हमारा संडे स्पेशल फ्रॉम डॉक्टर्स एनक्लेव विलिंग वेज लाहौर से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और जो बाकी के डेज़ हैं फ्रॉम सैटरडे थ्रू ट्यूसडे विलिंग वेज लाहौर से ही ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ऑन सैटरडेज डॉक्टर सदाकत का स्पेशल शो होता है। ऑन मंडे डॉक्टर मेरा ही एंड विद मी साइकोलॉजिस्ट मिस मरियम एंड जसपाल साहब मौजूद होते हैं। इसी तरह ऑन ट्यूसडे मानी साहब एंड मिस शमाइला एंड वेडनेसडे को डॉक्टर एजाज कुरैशी फ्रॉम इस्लामाबाद विलिंग वेज इस्लामाबाद से ब्रॉडकास्ट करते हैं शो। और थर्सडेज एंड फ्राइडेज़ विलिंग वेज कराची के जो 2 सेंटर्स हैं क्लिफ्टन एंड नाजिमाबाद, वहाँ से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे डेज़, हमारा स्केजुअल। तो आज का शो जो संडे स्पेशल है, जिसके अंदर हम लास्ट वीक के जितने शोज़ हुए हैं उनमें से मेजर जो शोज़ हैं, जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जिनके मुतल्लिक ऑडियंस के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज़ होती हैं जो हम तक पहुंचाई जाती हैं थ्रू कमेंट सेक्शन, थ्रू जो फेसबुक का कमेंट सेक्शन है, जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है, हमारा व्हाट्सएप नंबर जहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस आए होते हैं टेक्स्ट मैसेज के थ्रू में के ज़रिए, वॉइस मैसेजेस के थ्रू, और जैसे सर को इवन लेटर्स आते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं ऑन सैटरडेज़। तो इसी तरह आज का जो शो है, हम 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक रिगार्डिंग स्टिग्मास, रिगार्डिंग जो साइकाइट्री है, बेसिकली नॉट ओनली द साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स बट द होल फील्ड ऑफ साइकाइट्री, जिसके अंदर सिर्फ पेशेंट्स शामिल नहीं हैं, उनकी बीमारियां, उनकी मेडिकेशन जो वो इस्तेमाल करते हैं, और उनके मुआलजैन मतलब डॉक्टर्स एंड काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, उनके रिगार्डिंग भी एक स्टिग्मा सोसाइटी के अंदर देखा जाता है। तो इसी के मुतल्लिक एक छोटा सा क्लिप है, डॉक्टर तारिक फ्रॉम कराची उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं और इसके मुतल्लिक कुछ डिस्कशन हम जारी रखेंगे कि किस तरह। जी। अगर हम स्टिग्मा सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो कोई भी नेगेटिव परसेप्शन, बिलीव, एटीट्यूड, बिहेवियर, किसी चीज के बारे में भी किसी इंडिविजुअल का एज ए आप उसको, क्योंकि हम यहाँ इलनेस के मुतालिक बात कर रहे हैं तो बीमारी की बात कर लेते हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों का रवैया वो एक स्टिग्मा कहलाएगा। एडिक्शन से रिलेटेड जो उनका बिलीव होगा वो जो है वो स्टिग्मा कहलाएगा। ओके। और सर ये स्टिग्मा मेंटल हेल्थ कंडीशंस के राउंड अबाउट क्यों एग्जिस्ट करता है पाकिस्तानी सोसाइटी में, एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर स्टिग्मा? लोग क्यों इस स्टिग्मा को उस सेंस में लेते हैं? देखो, वो जो ओवरऑल सोसाइटी या किसी इंडिविजुअल या कम्युनिटी या फैमिली का जो रिस्पांस होता है उसको हम स्टिग्मा कह रहे हैं। जी जी। तो वो जो हमारे यहाँ ओवरऑल कल्चरल बिलीव्स भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसकी वजह से जो इनसे रिलेटेड मिथ्स डेवलप होते हैं, उसकी वजह से साइकियाट्रिक इलनेसेस के साथ, क्योंकि उनमें कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें बहुत डिफरेंट सी अनयूजुअल सी कंडीशंस होती हैं जो मरीज एक्सप्लेन करता है और नॉर्मली आपने कभी सुनी नहीं होती है। जिसकी मिसाल है कि कोई भी ज़हनी मरीज जिसको बार बार ख्याल आना शुरू हो जाए, जिसको हम वसवसे कहते हैं, तो वो इतनी शिद्दत के साथ आते हैं, वो किसी चीज से भी जुड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल आदमी से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसलिए ऐसा होता है। तो इससे जुड़ी हुई चीजें जो लेके लोगों का रिस्पॉन्स है, ऐसा नहीं है कि स्टिग्मा सिर्फ हमारा मेंटल हेल्थ या एडिक्शन से जुड़ा हुआ है। स्टिग्मा हमारा दूसरी इलनेसेस से भी है, लेकिन क्योंकि वो फिजिकल इलनेस आपको विजिबली नजर आ रही होती हैं, कोई आदमी बीमार है, उसको पेन हो रहा है, तो उसकी एग्नी आपको नजर आ रही होती है, विजिबल होती है, तो बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
क्योंकि साइकाइट्रिक इलनेसेस एक इमोशन और फीलिंग्स और थॉट की बात होती है जो हर आदमी रीड नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता, तो इसलिए इनके साथ जो नेगेटिव परसेप्शन है लोगों का, सोसाइटी का, वो बहुत ज्यादा होता है। अब आपका जो दूसरा सवाल का कंपोनेंट कह लूं तो ये, हाँ, उसकी वजह से हमें ये होता है कि एक साइकाइट्रिक इलनेस का मरीज है, अगर वो जीपी के पास जाता है, पहले वो जीपी के पास जाता है इन सारे इश्यूज के लिए, वो मैनेज करता रहता है, फिर वो फिजिशियन के पास चला जाता है, तो फैमिली का एक्सेप्टेंस, पहले तो वो अपनी कैफियत को घर वालों से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बिल्कुल, अपने दोस्तों से एक्सप्लेन नहीं करता, कुछ अर्सा तो वो खुद से छुपा के रखता है, अपने आप को बचा के रखता है कि मैं किससे बात करूं, कौन मेरी बात सुन लेगा। इस तरह काफी वक्त वो अपना इस कैफियत में गुजार देता है, उसमें बीमारी की शिद्दत के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्रेजुअली वो बेचारा जब 4-5 महीने के बाद कुछ हिम्मत करके अपने किसी दोस्त को बताता है, तो उसको कहता है, उसका दोस्त ही उसको कहता है कि भाई और किसी को नहीं बताना, लोग आपको डिफरेंट एंगल से परसीव करेंगे, आपको बुरा समझेंगे। इससे जुड़ी हुई मनफी जो मिथ्स हैं या वो हैं लैंग्वेजेस हैं, थॉट्स बिलीव हैं, या जो इसके लिए पागल का अल्फाज यूज किया जाता है कि लोग आपको पागल समझना शुरू कर देंगे, आपको मेंटल समझना शुरू कर। दिस इज अ बिगेस्ट बैरियर। दिस इज द बिगेस्ट। ऑफ कोर्स सर, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में हमने काफी दफा नोट किया है कि अवेयरनेस जो है अवेयरनेस अराउंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस वो बहुत कम है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस या मेंटल हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हम उनको रिलीजियस एक पर्सपेक्टिव से जोड़ देते हैं, उसका हम वो इलाज नहीं करवा पाते, कहीं ना कहीं हमें वो भी एक थोड़ा सा होता है। ऑफ कोर्स रिलीजन हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, हमारी डायरेक्शन के लिए है, लेकिन जैसे हमें हर बीमारी की एक शिफा लेनी चाहिए, उसका इलाज हमें करवाना चाहिए, उसी तरह मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी एक बीमारी होती है जिसका इलाज जरूरी होता है। तो हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी सोसाइटी में ऐसे होता है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ कंडीशन है, कोई बाइपोलर है या कोई स्किज़ोफ्रेनिक है, तो हम उस पर पागल का टैग लगा के उसको आउट ऑफ सोसाइटी कर देते हैं, उसको हम डिसफंक्शनल डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अपनी रोजाना की लाइफ एक्टिविटीज नहीं कर सकता, और हम उसको किसी ना किसी कोने खुदरे में डाल के उसकी हम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज और हर लाइफ इट इज स्टॉप देयर एंड देन, क्योंकि उसके ऊपर वो पागल का टैग लगा दिया जाता है हमारी सोसाइटी में। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि उसकी एक जितनी देर में फिर उसके घर वालों को पता चलता है कि ये एक वाकई ही एक बीमारी है, तब तक काफी टाइम गुजर चुका होता है, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर लेट देन नेवर। बिल्कुल सभी जो आप बात कर रहे हो ना, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि इस सिर्फ स्टिग्मा के वर्ड की वजह से मरीज 3 मुख्तलिफ चीजों से गुजरता है। एक आइसोलेट हो जाता है, बिल्कुल लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देता है, दूसरा सेल्फ स्टीम, उसकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, तीसरा उसके साथ डिस्क्रिमिनेटिव रवैया जो सोसाइटी या फैमिली मेंबर रखना शुरू कर देते हैं ना, वो उसके लिए जो हेल्प सीकिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसमें आपने हेल्प सीख करनी है, एक तो वो प्रोसेस डिले हो जाता है, दूसरा वो सीख ही नहीं करता हेल्प। या तो यूजुअली जितनी सारी स्टडीज हुई हैं वो कहती हैं कि एक साइकाइट्रिक इलनेस स्टार्ट होने के 9 से 12 महीने बाद कोई मरीज साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंचता है। बिल्कुल, तो वो 9 से 12 महीने की लॉन्ग कोर्स के बाद पहुंचता है, तो इसलिए फिर उसमें टाइम भी हमें ज्यादा लगता है। टाइम भी ज्यादा लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स द कंडीशन एग्रावेट्स बाय देन। और दूसरा, जब फैमिली हमारे पास मरीज को लेके आती है तो उनका जो पहला सवाल होता है कि क्या हमारा मरीज ठीक हो जाएगा, जो कि एक बहुत वाइड पर्सपेक्टिव में सवाल है एज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ कंडीशंस। Many mental health conditions are not fixable, they are manageable. Yes. हम उसका एक लफ्ज यूज करते हैं कि ये मैनेज की जा सकती हैं आपकी डेली लाइफ रूटीन के साथ। पर सर, इसी स्टिग्मा की वजह से शायद हम ये भी देखते हैं कि पूरी फैमिली की मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है, क्योंकि
इसी स्टिग्मा की वजह से ही या शी या जिसको भी कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो टाइम पे हेल्प नहीं लेते, उसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स खराब होते हैं क्योंकि वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं लाइफ में बिकॉज देयर कंडीशन इज नॉट बीइंग मैनेज्ड। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं आप। वो आप फंक्शनली रह सकते। तो जब आप फंक्शनली रहेंगे तो आप डेली लाइफ एक्टिविटीज नहीं चला पाएंगे। अगर आप डेली लाइफ एक्टिविटीज नहीं चला पाएंगे तो इनका इफेक्ट मतलब एक वो जो साइकिल शुरू हो जाता है आपकी लाइफ पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। वो बिल्कुल वही बात है ना जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि वो जब डिस्क्रिमिनेट होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो लोग अवॉइड करेंगे ना ऐसे आदमी को कि वो एम्प्लॉय में रहे। इवन हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में आप देखें अगर किसी को ये पता चल जाए तो लोग उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उससे डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं, बल्कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल। ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए ताकि वो हेल्प सीख करते रहें और अपनी लाइफ एक्टिव लाइफ देखें। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि वो ज़हनी तौर पे ठीक है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग भी ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल। सोशल रवाबत भी ठीक रहने चाहिए। तो ये इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कंपोनेंट ऑफ। तो स्टिग्मा जो है वो सिर्फ एक चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। स्टिग्मा ही से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो फिर जो स्टिग्मा हमारे साथ साइकाट्रिक मेडिसिन के साथ अटैच है वो एक और बैरियर है हमारे लिए मैनेजमेंट में। फैमिली का सबसे पहले सवाल ये होता है कि क्या हम इसको हमेशा ये दवाई खानी पड़ेगी, ये हमारा मरीज दवाई क्या छोड़ नहीं पाएगा कभी। तो वो जो मिथ्स हैं या उससे रिलेटेड जो स्टिग्मा है वो अवेयरनेस से और अच्छी कंपेन चलाने से इंफॉर्मेशनल केयर देने से हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन लेवल्स डिफरेंट है ना, हर कम्युनिटी का अपना रोल है, मीडिया का अपना रोल है, प्रोफेशनल्स का अपना रोल है, कम्युनिटी का अपना रोल है, गवर्नमेंट का अपना रोल है। तो हर सेगमेंट पे अगर स्टिग्मा को रिड्यूस करने के लिए चीजें की जाएं तो हम ओवरऑल इस चीज को कर सकते हैं। जी, हमने अभी देखा कि किस तरह जो सोशल स्टिग्मा है रिगार्डिंग साइकाइट्री वो डेवलप होता है। तो उसी के मुतालिक हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे विद आवर एक्सपर्ट जो हमारे साथ मौजूद भी हैं आज, डॉक्टर शाहसवार। तो डॉक्टर शाहसवार ये कैसे ये जो स्टिग्मा है ये व्हाट इज़ द बेसिस बिहाइंड इट कि साइकाइट्री के रिगार्डिंग ही मतलब बाकी डिसऑर्डर्स में भी स्टिग्मा देखा जाता है, जैसे एचआईवी हो गया, एड्स हो गया और काफ़ी कैंसर हो गया, काफ़ी इस तरह के जी, डिसऑर्डर्स हैं जिनके मतलब स्टिग्मा सोसाइटी के अंदर कॉमन है। लेकिन रिगार्डिंग साइकाइट्री नॉट ओनली द डिजीज़ डिसऑर्डर्स बल्कि उनके साथ पेशेंट्स में, डॉक्टर्स में, साइकोलॉजिस्ट जितने भी ट्रीट कर रहे हैं उनको, मेडिकेशंस इवन कि जो मेडिकेशंस हैं साइकाइट्री के उनके रिगार्डिंग कुछ स्टिग्मा रखा जाता है सोसाइटी के अंदर। जी, थैंक यू डॉक्टर अहमद। हमें जो है वो पहले तो रूट काज़ पे जाने की ज़रूरत है कि स्टिग्मा है क्या बेसिकली। इस सिलसिले में जो है ना वो डिफरेंट थ्योरीज़ पेश की गई हैं, जिसमें से जो सबसे मुझे पसंद थ्योरी है वो अरविंद गॉफमैन की है। उसने 1963 में एक बुक लिखी, उसका नाम था स्टिग्मा नोट्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्पॉइल्ड आइडेंटिटी। उसमें वो कहता है कि स्टिग्मा को ऐसे एक्सप्लेन करता है कि जैसे कि कोई बंदा है, हम उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर करके, उसकी पूरी आइडेंटिटी को इग्नोर करके सिर्फ एक जो अनडिज़ायरेबल चीज़ है उसकी, जो हमें लग रही है कि अनडिज़ायरेबल है, उसके ऊपर सारा फोकस कर देते हैं और उसको डिस्क्रेडिट कर देते हैं, उस बंदे को अलग कर देते हैं अपने आप से, उसकी आइडेंटिटी ही चेंज कर देते हैं। सही। वो कहता है कि ज़िंदगी जो है ना वो एक थिएटर की तरह है। थिएटर का जो स्टेज होता है वैसी है, वहाँ पे हर कोई अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है ज़िंदगी के, अरविंद गॉफमैन कहता है। सही और सही। हर जो आर्टिस्ट है हम में से वो वहाँ पे कोशिश कर रहा है कि उसके अंदर जो सोसाइटी को अनडिज़ायरेबल चीज़ें लगती है वो उनको छुपा ले, वो किसी के ऊपर जाहिर ना होने दे। बिल्कुल, मतलब अगर स्टेज पे है तो अपना बेस्ट जी बताएगा, जी, शो जो करेगा। उसको लगता है कि उसके अंदर कमियां या खामियां उनको छुपा ले, वो नज़र ना आए। तो इस चीज़ के अंदर जब वो छुपाने के अंदर एनर्जी बंदा लगाता है, उससे उसके अंदर शेम पैदा होती है, स्ट्रेस पैदा होता है और उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। हम्म तो बेसिकली ये है स्टिग्मा। जो अब ये स्टिग्मा जैसा कि आपने जिक्र किया है कि बाकी मेडिकल डिजीज़ के ऊपर भी है और साइकेट्रिक डिजीज़ के ऊपर और मेडिकेशंस के ऊपर, साइकेट्री के पेशेंट्स के ऊपर और साइकेट्रिस्ट के ऊपर, बाकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर, उनके ऊपर भी है। तो रूट काज इसकी वही है जो हमने अभी देखा है कि लोग जो है ना वो एक
उनको लगता है कि अनडिज़ायरेबल चीज़ है उनके ख़्याल में, उसको उन्होंने अलहदा किया हुआ है, उसको बिल्कुल, अलहदा कर रहे हैं, उसको बिल्कुल। अपने साथ मिलाना नहीं चाहते। हुँ, अब जो हमारी डिसऑर्डर्स हैं साइकेट्री के अंदर, बेसिकली वो वैसे ही डिसऑर्डर्स हैं जैसे अगर किसी को दिल की बीमारी हो गई है, हुँ, ठीक है, हम उसको ये नहीं कहते कि तुमने जो है ना वो सारी ज़िंदगी एहतियात नहीं किया, हुँ, तुम जो है ना वो तेल वाली चीज़ें खाते रहे हो, हुँ, तुम जो है ना वो फास्ट फूड खाते रहे हो, वाक नहीं करते रहे, अपनी नींद हुँ, का ख्याल नहीं रखा तुमने। हम उसको इस तरह नहीं कहते, हुँ, हम उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, इलाज करवाते हैं। हुँ, लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी को कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गई है, हुँ, अगर फॉर एग्जांपल किसी को डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया कुछ। एंजाइटी हो गया, किसी को एडिक्शन हो गई है, हुँ, अब डिप्रेशन एंजाइटी वालों को या इस तरह वालों को हम कहते हैं कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, हुँ, तुम जो है ना वो बुरे काम करते हो, बिल्कुल। तुम्हारा करैक्टर नहीं ठीक, उनको हम ये कहते हैं। जो मिसकंसेप्शंस है बिल्कुल, सोसाइटी के अंदर, उसके मुताबिक उनको डील करना शुरू कर देते बिल्कुल। हैं। लेकिन जब दिल वाले का मसला होता है हम उसे नहीं कहते कि तुम हुँ, नमाज़ नहीं पढ़ते या इस तरह की बातें नहीं करते, या शुगर वाले को इस तरह नहीं कहते। हुँ, इसी तरह एडिक्शन वाले को हम कहते हैं कि ये तुमने खुद शुरू किया, तुम्हारा बुरा किरदार है, उसको हम हुँ, इस तरह जज कर रहे होते हैं। तो ये डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, और ये इसमें कोई सोसाइटी का कसूर नहीं है, असल में उनको तालीम नहीं है, आगाही नहीं है इस हुँ, बीमारी के मुतल्लिक। हुँ, इसी तरह जो है साइकेट्रिक मेडिकेशंस के बारे में अगर बात की जाए, तो उनको कहा जाता है कि ये नशे की दवाइयाँ हैं। क्यों कहा हुँ, जाता है? क्योंकि सोसाइटी को पता नहीं है कि ये किस तरह काम करती हुँ, हैं। उनको जिस तरह से शुरू से वो एक ज़हन में आया बनाया हुआ है हुँ, पीछे से, जो उनको जितनी की सोच चलती है उतनी को बिल्कुल, चलाते हैं, और बाकी सारी दवाइयों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये बिल्कुल। जो है ना। जैसे कि कुछ में वो ड्राउज़ीनेस का इफ़ेक्ट होता हुँ, है, साइड इफ़ेक्ट होता है, तो शायद उसकी वजह से वो समझते हैं कि जितनी भी साइकियाट्री की मेडिकेशंस हैं, वो गनूदगी में पेशेंट को ले जाती हैं, पेशेंट को स्लो कर देती हैं, पेशेंट को सुला देती हैं, बिल्कुल। तो इससे उनका वो पैराडाइम बन जाता हालाँकि है। जो नशे वाली दवाइयाँ हैं उनका साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट अंदर कोई ख़ास रोल नहीं है। जो हुँ, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की मेडिसिन्स हैं वो नशे वाली नहीं हैं, हुँ, ठीक है? वो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। जो नशे वाली दवाइयाँ हैं, वो नींद की गोलियाँ जो हैं, हुँ, वो एक अलग चीज़ है। हुँ, वो किसी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट नहीं है वो, बिल्कुल। ठीक है? जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की खुद ट्रीटमेंट हैं, हुँ, उनके अंदर थोड़ी बहुत नींद शामिल होती है, लेकिन वो नशे वाली नहीं होती। नशे को हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कौन-सी नशे हुँ, वाली है, कौन-सी नहीं, ये समझने के लिए। बिल्कुल। कि क्या वो टॉलरेंस उनकी बन रही है, हुँ, डिपेंडेंस बन रही है, हुँ, इस विड्रॉल सिम्पटम्स जो है वो आ रहे हैं। आते हैं कि नहीं आते? तो ये चीज़ें हमें हुँ, देखनी पड़ेंगी, और क्या वक्त के साथ साथ उनका असर कम होता जा रहा है, वो ज़्यादा हुँ, लेनी पड़ रही हैं। हालांकि हमने देखा है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की जो दवाइयाँ होती हैं वो तो पेशेंट खुद छोड़ रहे होते हैं, नशा कौन हुँ, छोड़ता है? नशा तो नहीं छोड़ते, वो तो नशा तो बिल्कुल। लेते रहते हैं, हुँ, मौका मिले। हालांकि लेकिन जो साइकेट्रिक की दवाइयाँ हैं वो लोग हुँ, लेना नहीं चाह रहे होते, हुँ, क्योंकि वो एक स्टिग्मा भी है, और वो दूसरा बिल्कुल। उनकी आदत नहीं पड़ती उसकी। तो ये यस। हमें देखने की ज़रूरत उससे है। उन्हें मज़ा नहीं आता हाँ, क्योंकि साइकियाट्री के जो मेडिकेशंस हैं दे आर नॉट एडिक्टिव, दे आर नॉट प्लेजरेबल कि उनको डोपामीन को हिट करेंगी। वो तो इस तरह की हैं कि जो डोपामीन लेवल्स को नॉर्मलाइज करेंगी, उनको स्टेबल करेंगी। कोई भी अगर आपका मूड है, अगर फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है तो उसको अपलिफ्ट करेंगी। इसी तरह अगर मेनिया चल रहा है दूसरी साइड पे तो उसको थोड़ा सा रेगुलेट करेंगी, नॉर्मलाइज करेंगी, स्टेबल करेंगी। तो शायद इसी वजह से ये पेशेंट उनकी तरफ ज़्यादा देर तक जाता नहीं है, और सोसाइटी से उसको बार बार सुनने को मिलता है कि अभी तक दवाई खा रहे हो, अभी तक बेहतर नहीं हुए, ठीक नहीं हुए। तो ये सोसाइटी के अंदर बहुत कॉमन है कि साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स का और साइकाट्री मेडिकेशन को के बारे में मिसकंसेप्शन होना, कि एक तो साइकाट्रिक डिसऑर्डर के बारे में कि ये अब ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, अब इतनी देर से इलाज में जा रहे हैं, इलाज में ही जाना है, चलते रहना है। तो हम तो इधर पहले दिन ही कह देते हैं कि हाँ, इलाज में तो रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियां हैं, ये दायमी बीमारियां हैं, बिल्कुल। बुनियादी बीमारियां हैं। जी। तो तो स्टिग्मा को वैसे हम 3 तरह से क्लासिफ़ाई कर हुँ, सकते हैं, और तीनों जो है ना वो बहुत अहम है, तीनों एस्पेक्ट्स को देखना हुँ, स्टिग्मा के। एक तो जो है कि हम हमारी भी कंडीशनिंग हुई हुई है ना, क्योंकि बिल्कुल। हम भी उसी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं शुरू से। हमारी भी कोई इतनी शुरू में एजुकेशन नहीं थी, हमें जब अवेयरनेस नहीं थी, तो हर किसी के अंदर एक वो इंटरनल स्टिग्मा पैदा होता है, हुँ, जो उसका अपना है। अब वो मरीज़ के अंदर भी होगा, उसका अपना अपनी बीमारी को लेके खुद ही वो स्टिग्माटाइज़ कर रहा होगा। हुँ,
क्योंकि वो भी उसी सोसाइटी के अंदर कंडीशन हुआ हुआ है। तो वो भी देखेगा कि मुझे ये बीमारी हो गई है, मैं किसी को बता नहीं सकता, मैं बुरा इंसान हूँ क्या, वो भी उस बिल्कुल वही सोच रहा होगा। फिर दूसरा आ जाता है स्टिग्मा के अंदर, जो सोसाइटी की तरफ से एक स्टिग्मा आ रहा है, शेम आ रही है उसके ऊपर बीमारी को लेके कि ये बंदा इस तरह है, इस तरह करता है, इसलिए इसको ये मसला हो गया, ज़हनी बीमारी हो गई है, ये नशई बन गया है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर तीसरा जो है ना वो एक इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा है जो कॉरपोरेट सेक्टर्स की तरफ से या होता है, जैसे कि अस्पतालों में भी मरीज़ को स्टिग्मेटाइज किया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि आप देखें कि अब साइकेट्री का जो पेशेंट है वो किसी और डिपार्टमेंट में जाएगा, उसके जो लोग हैं ना वहाँ पे हत्ता कि जो डॉक्टर्स भी जो इस बीमारी को नहीं समझते, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को, जो इससे मुतल्लका नहीं है, वो भी उसको कोई अच्छी निगाह से नहीं देखते, वो भी उसको बिल्कुल। स्टिग्मेटाइज करते हैं। बिल्कुल। वो मस्जिद में जाएगा वहाँ पे स्टिग्मेटाइज किया जाएगा, वो स्कूल में जाएगा वहाँ पे स्टिग्मेटाइज किया जाएगा, वो किसी दफ्तर में काम करने जाएगा, दफातर जो भी हैं उधर भी उसको स्टिग्मेटाइज किया जाएगा। तो मुझे ये तो इससे वो भी एक याद आ रहा है कि रिसेंटली ही एक पेशेंट हैं जिनका इलाज चल रहा था। तो हम उनको लेके गए किसी और हॉस्पिटल में, और वहाँ पे जब दूसरे डॉक्टर ने पूरा रिव्यू किया अपना, ही इज़ एन एक्सपर्ट, ही इज़ ए कंसल्टेंट लेवल डॉक्टर जिन्होंने उनका रिव्यू किया। लेकिन जब पेशेंट को हमने शिफ्ट कर दिया उनके रूम में और हम बैठे हुए थे, तो तब वो मेरे से ये पूछना शुरू हो गए कि ये क्या बंदा है, नशे पे भी लग गया है। मतलब कि जिस तरह उनका लहजा चेंज हो गया कि जैसे ही पेशेंट निकला है रूम से, तो उनका तो यही था कि इसका कुछ नहीं बनना, ये तो है ही ऐसा, छोड़ दें, आपकी इलाज कर रहे हैं, कैसे कर लेते हैं आप साइकाइट्री के अंदर। वहाँ पे नशे वाले तो मरीज़ जो होंगे वो तो गालियाँ देते रहते होंगे, तोड़ फोड़ तोड़ करते हो। फोड़ करते होंगे, तो उनको कैसे मैनेज कर लेते हैं। तो बेसिकली इतनी मिसकंसेप्शंस हैं, नॉट ओनली फॉर अ कॉमन पर्सन बट फॉर अ डॉक्टर कम्युनिटी एज वेल। कि बिल्कुल। डॉक्टर कम्युनिटी में एक कंसल्टेंट ये बात कर रहा है कि ये साइकाइट्री के जो मरीज़ हैं वो तो होते ही वायलेंट हैं, उन्होंने तो गालियाँ देनी है, इनका तो कुछ बनना ही नहीं है, तो इनका इलाज भी करने की क्या ही ज़रूरत है। बिल्कुल, उनका क्योंकि इस फील्ड से मुतल्लिक कोई हम्म। एक्सपीरियंस नहीं है, वो हम्म। वही कॉमन मैन वाली कॉमन सेंस से ऑपरेट कर बिल्कुल। रहे हैं, वो अपने कॉमन हम्म। बिलीफ से उनसे ऑपरेट कर रहे हैं, वो साइंस से ऑपरेट नहीं कर रहे। बिल्कुल। साइंटिफिकली ओरिएंटेड अगर माइंड से ऑपरेट करें तो वो समझेंगे इस चीज़ यस। को। सेकंड पार्ट के वो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके हमारे बारे में भी कोई उनका अच्छा ओपिनियन नहीं था, बिल्कुल। कि वो भी था कि आप भी पैसे कमा रहे हैं, पैसे ही बना रहे हैं, हुँ। तो आप करते रहें, ठीक है, लगा हुआ है आपका। तो इट वाज वेरी अस्टॉनिशिंग फॉर मी कि मैं अब इनको क्या जवाब दूं, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्या डिजीज़ कंसेप्ट है, बल्कि उन्होंने खुद पूछा कि अच्छा होता क्या है एडिक्शन के अंदर। तो उन्हें एक्सप्लेन भी किया कि इस तरह डोपामिन लेवल्स, रिवॉर्ड, मोटिवेशन सेंटर जो हैं वो हाईजैक हो जाते हैं, मतलब एक साइंटिफिक वे में उनको एक्सप्लेन भी किया। और लग रहा था कि वो समझ भी रहे हैं, बट स्टिल ही हैड सम बिलीव्स आपकी बात जिनके। से मुझे याद आ रहा है कि एक साइकियाट्रिस्ट थे, वो बता रहे थे कि वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ किसी कॉन्फ्रेंस पे जा रहे थे और डॉक्टर्स भी थे, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट जो थी उन्होंने पूछा कि आप साइकियाट्रिस्ट हैं, आप ज़हनी मरीज़ों को देख देख के आप तो खुद ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे, इस तरह की कोई उन्होंने बात बिल्कुल। की। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि आप गायनी के मरीज़ देखते हैं, प्रेग्नेंट मरीज़ देखते हैं, क्या कभी आप ऐसे प्रेग्नेंट हुई हैं? तो बात ये है कि इस तरह का कुछ नहीं होता कि आप अगर ये तो ऐसी है जैसे आप सर्जरी में हैं, आप हर्निया के पेशेंट्स देख रहे हैं, तो क्या आपको भी हर्निया हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं होगा। अगर आपके खुद रिस्क फैक्टर्स हैं, कोई आपके अंदर, आप भी इंसान हैं, आपका भी जिस्म है, तो वैसे अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो वो हो गई है। साइकियाट्रिस्ट हैं, अगर आपके अंदर भी वो जीन्स हैं बीमारी वाले, आपको वो बीमारी होनी है तो हो जाएगी, लेकिन इसकी वजह से नहीं होगी। ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। कंटेजियस नहीं हाँ, है। तो वो एक साइकियाट्रिस्ट जोक कर रहा था कि स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ कंटेजियस डिजीज़। तो लोग हैरान हो गए कि अच्छा, ये तो मतलब मजाक में कह रहा था। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है कि अगर किसी को साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है और आप उसका इलाज करते हैं तो वो आपको हो जाएगी। कुछ लोगों का इस सेंस से भी ऑपरेट कर रहे होते हैं कि ये शायद जिन्नात की वजह से हो रहा होता है, और बाहर वाली चीज़ें होती हैं, साया वगैरह होता है मरीज़ों के ऊपर, और जब आप उनका इलाज करते हैं तो वो शायद आपके ऊपर हमला कर देते हैं जिन्नात वगैरह, कि आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारी कॉमन सेंस है, हमारे यस, कॉमन बिलीफ्स हैं। ये स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट का कंटेंट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो ओवर वैल्यूड आइडियाज़ इनको कह यस। सकते हैं आप, हमारी सोसाइटी के अंदर जो फैले हुए हैं। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। सही। तो ये तो हो गया कि जो स्टिग्मा है वो बहुत कॉमन भी है, और इसकी बेस वैल्यू और इसके जो बेसिस हैं वो काफ़ी रूटेड हैं सोसाइटी के अंदर।
तो इसको अब ठीक कैसे किया जाना चाहिए? एक तो हमारा है कि अब अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे हम आपकी खिदमत में रोज़ाना हाजिर होते हैं फ्रॉम वीकली बेसिस पे, कि डेली बेसिस पे हम इधर होते हैं फ्रॉम 7 to 8, तो अवेयरनेस इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो और क्या होना चाहिए रिगार्डिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग स्टिग्मा रिमूवल? तो उसके बारे में एक छोटा सा क्लिप है, हम वो देखते हैं, तो उसके मुतालिक हम डिस्कशन जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहें। जब हम बात करते हैं स्टिग्मा के बारे में और हम्म मरीज हमें ये आके कहे कि फैमिली का रवैया ये है मेरे साथ, फला फला लोग का ये है, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि पहले हम फैमिली को अप्रोच करें। हम्म जब हम फैमिली को स्ट्रेंथन कर लेंगे हम्म और उस स्टिग्मा के बारे में बताएंगे, एजुकेट करेंगे और उनको ये कहेंगे कि आपका रवैया इनके साथ पैथेटिक होना चाहिए, नॉन जजमेंटल होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव होना चाहिए। आप इसको किसी आम इलनेस की तरह इलाज का तरीक़ेकार की तरफ हेल्प सीख के लिए कि सपोर्ट सपोर्ट बेल्ट में रहें। जैसे हम दूसरे किसी भी वर्ड्स करें, किसी आदमी का कोई अपेंडिक्स का अगर ऑपरेशन है तो फैमिली के 4 मेंबर उसके साथ हॉस्पिटल में होते हैं। बिल्कुल 4 से और ज्यादा यही भी होते रवैया हैं। हमारा साइकेट्री वाले मरीजों के साथ होना चाहिए कि हम उनको लगे कि ये फैमिली हमारे साथ चल रही है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है जहाँ ट्रीटमेंट पार्शल होने की वजह से मरीज बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, तो वो फैमिली का एक नेगेटिव इमेज बिल्ड कर लेती है, लेकिन वो कंडीशन हमेशा के लिए तो नहीं रहती। बिल्कुल सर, वो एक एपिसोडिक फेज होता है जो कि आप मेडिसिन से, अच्छे ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत प्रोलॉन्ग नहीं होता, या उस दौरान इंडोर फैसिलिटी को भी अवेल किया जा सकता है। तो एक कंपोनेंट तो हम इस तरह टारगेट कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड सर्कल है। फिर हमें अगर वो कोई अपने स्पॉन्सरशिप के लिए किसी फ्रेंड को नॉमिनेट करना चाहता है तो फिर हमें उसको भी टारगेट करना चाहिए। फिर अगर एक कम्युनिटी एक मिथ डेवलप कर गई है किसी इलनेस के बारे में, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस पूरे कम्युनिटी ग्रुप को टारगेट करें, वहां कोई अवेयरनेस अरेंज करें, कोई टॉक अरेंज करें, कोई डिस्कशन अरेंज करें किसी भी फोरम के जरिए। चाहे हम कम्युनिटी के लीडर्स को इन्वॉल्व करें, मदरसे के लोगों को इन्वॉल्व करें, करके उस कम्युनिटी को टारगेट करें और उस इलनेस के बारे में अवेयरनेस दें कि ये इलनेस ये है, उसके साइंसी पहलू को एक्सप्लेन करें और उसको मैनेज करने का तरीका बताएं और उसके साथ जो जुड़े हुए रवैयों को रिड्यूस करने का ओवरऑल सारे इंडिविजुअल के लिए क्या किरदार होना चाहिए उसको हाईलाइट करें। सर मेरा ख्याल है कि जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, खासतौर पे जिनमें बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशंस, फॉर एग्जांपल बाइपोलर, फॉर एग्जांपल अदर कंडीशंस लाइक जो कि मैनेजेबल हैं, फिक्सेबल नहीं है, वहां पे जो केयर गिवर्स होते हैं उनको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। वो ऑफ कोर्स किसी कोई अगर एडिक्शन की बीमारी में है और दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो उस बीमारी से निकल जाए, लेकिन इन सम केसेस एडिक्शन वो रिलैक्स कर जाता है पेशेंट, या जैसे आपने कहा कि वो वायलेंट हो जाता है या अग्रेसिव हो जाता है, तो फैमिली की कहीं ना कहीं वो फैमिली की अपनी मेंटल हेल्थ भी खराब होना शुरू हो जाती है। तो केयर गिवर्स का साइकोलॉजिकल हेल्प लेना कितना जरूरी है, ताकि वो एक, क्योंकि जाहिर बात है अगर वो हेल्प नहीं लेंगे तो दे विल बिकम इमोशनली एग्जॉस्टेड। अगर वो इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाएंगे तो फिर एक और स्टिग्मा डेवलप हो जाएगा कि यार जिसके घर में ये बीमारी होती है उसके सारे घर वाले ही ऐसे ही होते हैं, ऐसे हो बिल्कुल। जाते हैं। ये वो वही फैक्ट है ना कि मरीज तो था ही था, उसका केयर गिवर भी फिर स्टिग्मा डेवलप कर गया, बिल्कुल, कि मैं अब किसी को बताऊंगा तो वो लोग समझेंगे पूरी फैमिली ऐसी है। तो डेफिनेटली जब आप किसी क्रोनिक इलनेस वाले मरीज के साथ मुसलसल कर रहे होते हैं तो आपको रिस्पाइट चाहिए होता है, थोड़ा सा बिल्कुल आराम चाहिए होता है, आराम चाहिए, ब्रेक चाहिए तो होता है। बहुत अच्छा सपोर्ट तो ये होता है कि आप उस इलनेस के बारे में चीजें सीख लें। जैसे मैंने पहले भी बात की कि अगर आपको ये पता होगा कि आपकी डायबिटीज
इतनी होगी तो आपने क्या करना है, फैमिली मेंबर को सीखना पड़ता है ना। मरीज तो उस वक्त इस हालत में नहीं होता कि अपने आप को मैनेज करे, लेकिन घर वाले मैनेज करते हैं ना। तो इसी तरह साइकेट्रिक इलनेसेस हर वक्त वैसी नहीं रहती जैसी वो नजर आ रही होती है। बिल्कुल। एक खास कंडीशंस होती हैं, तो उन कंडीशंस को फैमिली को सीखना पड़ेगा, हैंडल करना सीखना पड़ेगा। हाँ, हमारे लिए स्टिग्मा या हमारे लिए मुश्किल टास्क प्रोफेशनल के लिए ये जरूरी है कि फैमिली कहती है आप दवाई दे दें, बाकी कुछ नहीं करेंगे हम। वो जो बाकी कुछ ना करना है कि मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ कैसे होनी है, इसके साथ हैंडलिंग कैसे होनी है, इसके इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है, इससे कम्युनिकेट कैसे करना है, इससे निगोशिएट कैसे करना है, ठीक है ना, और इसको चीजों के लिए कायल कैसे करना है, मेडिसिन के लिए कन्विंस कैसे करना है, ये सारी चीजें प्रोफेशनल्स आपको सिखाते हैं। और इसमें टारगेट यही होता है। और फैमिली ये सीखने के लिए, हम जब किसी फैमिली को बुलाते हैं कि आप आ जाएं और आपका सेशंस होगा, तो वो कहते हैं कि मरीज बीमार है, हम थोड़ी बीमार है। तो पहला उनका रिस्पांस ये होता है। लेकिन कुछ फैमिलीज होती हैं जो खुद बहुत अच्छा सीखती हैं और प्रोफेशनल से लर्न करती हैं, तो वो बहुत अच्छा मरीज हैंडल कर लेती, उसमें रिलैप्स या रिमिशन बहुत अच्छा रहता है, रिलैप्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और वो बहुत प्रोलॉन्ग अच्छा रहते हैं फिर वो मरीज। और ग्रेजुअली फिर वो इनसाइट भी डेवलप कर लेते हैं और खुद से फिर सारे सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जी, तो हमने भी देखा कि किस तरह कुछ टेक्निक से, कुछ तरीकों से स्टिग्मा को रिमूव किया जा सकता है, जैसे कि फैमिली से बात करना, फैमिली की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना, उनकी एम्पैथी को इंक्रीज़ करना, द वे दे आर टॉकिंग टू देयर पेशेंट उसको इंक्रीज़ करना। मतलब कि जो पेशेंट एक जैसे आपने भी एक्सप्लेन किया कि ऑलरेडी एक काफ़ी कहते हैं कि स्ट्रेस से गुजर रहा है। स्ट्रेसबल डिसऑर्डर के साथ डील कर रहा है, जिसके अंदर उसको अपने बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं आ रहे ऑलरेडी, और वो वैसे ही आइसोलेट होने की तरफ जा रहा है। तो जब बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स भी आना शुरू होंगे, मतलब एक तो इंटरनल स्ट्रेसर्स उसको कह रहे हैं कि ना बात करो, क्या करोगे, तुम हो ये इतने बुरे, तुम अच्छे हो नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बनना। बाहर से भी जब उसको इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलेंगे, तो वो और आइसोलेशन की तरफ जाएगा। तो एक तो तरीका है कि हम स्टिग्मा को रिमूव करने के लिए उस अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी अवेयरनेस के साथ साथ अच्छे अल्फाजों का चुनाव करें, जो राइट वर्ड्स हैं। जिस तरह हम बाकी डिजीज़ में डिज़ीज़ कहते हैं, हम कोई मोरल डिफेक्ट नहीं कहते, हम कोई किरदार की ख़राबी नहीं कहते, कोई दीन से दूरी नहीं कहते। तो इसी तरह कुछ और टेक्निक्स भी होंगी जिनसे हम अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर शाहसवार, आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल डॉक्टर अहमद, हमें जो है ना वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की बेसिकली अवेयरनेस, जैसे हम आपने पहले बात की, वो बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें रूट लेवल से काम करना पड़ेगा। स्कूलों के अंदर जो बच्चों को शुरू से तालीम दी जाती है, उनके अंदर नफसियाती बीमारियों का जिक्र उनके लेवल के मुताबिक आसान अल्फाज में करना शुरू किया जाए। फिर ऐसे ऐसे जैसे जैसे बढ़ता जाए उनका लेवल पढ़ाई का, उसके मतलब फिर उस तरह चेंज किया जाए। जो हमारी मसाजिद हैं, जहाँ पे हर जुमे को खुतबा दिया जाता है, उसके अंदर इसको हुकूमत को चाहिए कि एक इंक्लूड करे कि नफसियाती बीमारियों के मतलब आवाम के अंदर आगाही फैलाई जाए। उनकी ख़ास तौर पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो ख़तीब होते हैं, कोई एक किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या इस तरह कुछ किया जा सकता है कि उनकी एक ट्रेनिंग की जाए। जो साइकेट्रिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको एंगेज किया जाए कि वो उनके अंदर आगाही फैलाएँ। ठीक है, महीने के अंदर एक ट्रेनिंग सेशन रख लिया जाए या जिस तरह भी। तो अपने हर जुमे के खुतबे के अंदर जब तो ये अपना पैगाम पहुंचाएंगे तो हर बंदे तक पैगाम पहुंचेगा। क्योंकि जुमे का तो एक ऐसा दिन है कि तकरीबन सभी लोग जो नमाज नहीं भी पढ़ते वो भी आए होते हैं। तो इस तरह जो है ना वो लोगों के अंदर आगाही फैलेगी और लोग जो है ना स्टिग्मा कम होता जाएगा। इससे तो मुझे वो याद आ रहा है कि लास्ट जुमे का खुतबा ही मुझे याद आ रहा है, जिसके अंदर आई थिंक डॉक्टर ही थे, वो भी ऐसी बात कर रहे थे कि ये जो डिप्रेशन है वो मज़हब से दूरी ही कोज़ है। तो अभी तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कॉमन है, और जब उस तरह के लेवल पे और ये पैगाम दिया जाएगा तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग परसिस्ट भी करेगी। बिल्कुल डॉक्टर अहमद, देखें कि मज़हब से दूरी जो है ना, आप देखें साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ये देख के नहीं होती किसी को कि ये
मज़हब वाला है, ये मुसलमान है, ये एथियस्ट है, या ये यहूदी है या ईसाई है, ये देख के बीमारियां नहीं होती हैं। आपके सामने एक वो जो इंडियन अदाकार है जिसने कुछ अर्सा पहले बिल्कुल। खुदकुशी की, मुझे उसका अब नाम नहीं याद, वो मिसाल सामने है। दूसरी तरफ जो है हुँ, मौलाना तारिक जमील का बेटा जिसने बिल्कुल। कुछ अर्सा पहले खुदकुशी की है, वो मिसाल सामने है। तो हुँ, मज़हब से दूरी को आप किस तरह कह सकते हैं कि वो जो हुँ, है ना आपके डिप्रेशन की काज बन रही है या किसी और साइकेट्रिक डिसऑर्डर की काज बन रही है। लोगों को थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है कि एविडेंस देखें ना कि क्या हुँ, ऐसा है। अब कि ये बीमारियां तो किसी को भी हो सकती हैं, वो हुँ, कुछ भी नहीं देखती, ना अमीर गरीब होना देखती है, ना कम पढ़े लिखा होना या ज़्यादा पढ़े हुँ, लिखा होना देखती हैं। ये तो एक बीमारी है, जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर हुँ, है, वैसे ही ये बीमारियां हैं जो किसी को भी हो सकती हैं। बिल्कुल। तो इनको हमें एक तो बीमारी की तरीके से ज़रिए से देखना चाहिए। दूसरा, इनके बारे में अवेयरनेस, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करना चाहिए। इसके बारे में पढ़ें। मल्टीपल आर्टिकल्स आते हैं। साइकोलॉजी टुडे एक साइट है जहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं। जिल्डन के मल्टीपल साइट्स हैं, पेजेस हैं, नॉट ओनली ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हैं, विलिंग्वेज के पेजेस हैं, साइट्स हैं। हमारे कंटेंट मौजूद हैं इंटरनेट पे। डॉक्टर सदाकत की वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करें। चैट जीपीटी मौजूद आ गया है, उससे पूछें कि क्या वाकई में कोई हकीकत है इसके पीछे, क्या साइंस क्या कहती है, मज़हब क्या कहता है। तो वहाँ से भी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो सकती है। मतलब घर बैठे बैठे ही आप अपने स्मार्टफोन के ज़रिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। अब और इसके अलावा जो है ना हमें कुछ ऐसे अल्फाज जो है ना अपने उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जैसे किसी को पागल कह देना, ये बिल्कुल। कोई बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कोई भी पागल नहीं है। अगर हम्म। किसी को साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो पागल है। यस। तो अगर किसी को नशे की बीमारी है तो वो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आप उसको हम्म। नशेई कहें। आप बिल्कुल। उसको कह सकते हैं कि इस बंदे को ये नशे वाली बीमारी है। हम्म। वो बीमारी, वो आप एक तरह से उसकी आइडेंटिटी ही चेंज कर देते हैं। आप हम्म। उसको, उसकी एक कोई मसला है, आप उसको पूरे का पूरा नशई बना रहे हैं। आप हम्म। उसको पूरे का पूरे को नशई कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते ना, उसकी बाकी भी खसूसियात हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। हम्म। अगर किसी के अंदर पागलपन वाली अलामात हैं या जो ज़हनी उलझाव हम्म। की अलामात हैं, तो आप उस पूरे बंदे को पागल कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम्म। इसी तरह साइकाइट्री के अंदर जो पहले वर्ड्स यूज़ जाते थे जैसे मेंटल रिटार्डेशन, वो बिल्कुल। कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इस तरह के अल्फाजों का चुनाव किया जाता है। मल्टीपल और वर्ड्स हैं जिनको चेंज किया गया है जस्ट फॉर दिस, कि इसकी एक्सेप्टेंस इन हुँ। सोसाइटी लाई जाए और इसके रिगार्डिंग जो स्टिग्मा लगा हुआ है, ये पागलपन, इस तरह के अल्फाजों को रिमूव किया गया है। अच्छा, ये स्टिग्मा जो है ना, ये अमेरिका जैसे मुल्क में भी काफ़ी ज़्यादा है। हुँ, ये सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं है। अब अर्जेंटीना जो है ना वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे जो है ना एक प्लाज़ा है जिसका नाम है फ्राइड प्लाज़ा, सिगमंड फ्राइड के नाम से है। हुँ, कि सिगमंड फ्राइड के बारे में तो सबको पता है कि बिल्कुल, वो एक मशहूर जो है ना वो फादर ऑफ साइकोलॉजी। बिल्कुल, उन्होंने, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे बेसिकली, और हुँ, उन्होंने साइको एनालिसिस जो साइकोथेरेपी है हुँ, उसकी बुनियाद रखी थी। सबसे बिल्कुल। पहली जो साइकोथेरेपी है उन्होंने ही बुनियाद रखी थी उसकी। हुँ, तो अर्जेंटीना के अंदर एक प्लाज़ा बनाया उन्होंने, हुकूमत ने, जिसका नाम फ्राइड प्लाज़ा है, और वहाँ पे सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, और वहाँ पे जाना कोई वो ऐब नहीं समझा जाता। वहाँ हुँ, पे लोग थेरेपी के अंदर आते हैं और अपने सेशंस लेते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी बीमारी को समझने की कोशिश करते हुँ, हैं। तो वो स्टिग्मा कम कर दिया हुकूमत ने। हुँ, तो पाकिस्तान में भी हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह वो बाकी कामों के ऊपर ख़र्च करती है, बाकी हुँ, सेहत के जो दूसरे शोबे हैं उनके ऊपर ख़र्च करती है, तो वो जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी ख़र्च करे, उसको भी इम्पोर्टेंस दे। तो ये बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए हम रोज़ाना हाज़िर तो होते हैं आपकी खिदमत में, लेकिन अभी भी काम जारी रहेगा और हम अपना शो भी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फ़े के बाद। जी, तो हम अपना शो है जो यू आस्क्ड फॉर इट, वो बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया कि स्टिग्मा क्या है, और साइकाइट्री के अंदर जो स्टिग्मा नॉट ओनली विद द डिजीज़ेज़ बट आल्सो विद द प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व है, तो उसको हम एक तो आता कैसे है, दूसरा उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसका थोड़ा सा कह लें कि अपोज़िट ही है,
कि कुछ डिजीज़ के बारे में, जैसे अल्कोहलिज़म है, अल्कोहल को बाकी ड्रग्स से थोड़ा सा सेपरेट रखा जाता है। अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स एक तो लिखा जाता है। तो जो अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल की बीमारी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब अल्कोहलिज़म के शिकार हो जाते हैं, तो वो पेशेंट्स भी अपने आप को बाकी जो एडिक्शन के पेशेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा भर के फील करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ही कहें कि अपने आप को वो समझते हैं कि वो कोई ब्राह्मण है एडिक्शन की डिजीज़ के अंदर। तो वाई इज़ दिस के जो अल्कोहलिज़म है उसके साथ ज़्यादा स्टिग्मा नहीं मौजूद, बल्कि अपोजिट, कि उसमें तो एक फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं पेशेंट्स। तो इसी के मुतालिक डॉक्टर सदाकत का एक छोटा सा क्लिप है, यही हम देखते हैं और इसके मुतालिक डिस्कशन जारी रखते हैं। जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में अपनी अपनी डोमेन में कामयाबियाँ समेटी, लेकिन नशे का इस्तेमाल फिर ज़िंदगी में शामिल हुआ। अब मैंने जब ये खतूत पढ़े तो मुझे पढ़ के ये हुआ कि अच्छा, इसके ऊपर जो शो है ये कुछ मज़ेदार रंगीन शो होगा। बल्कि मैंने तो एग्जैक्ट जो एक जुमला बोला आईटी डिपार्टमेंट के हमारे साथी, तो मैंने कहा पकिया हुआ शो होगा ये, क्योंकि इसमें जो हमारे पास खतूत हैं उसमें जिस जिस तरह से नशे के हवाले से कुछ दलाइल मौजूद हैं। उसमें तो इस शो में जो टारगेट है वो डॉक्टर सदाकत वो है। डॉक्टर सदाकत अली हैं, तो इसलिए पहले तो मैं डायरेक्टली खतूत जो है वो शामिल कर देता हूँ, लेकिन अब डॉक्टर साहब की इजाज़त चाहिए असल होगी। में बात यह है कि जब मेरी नज़र पड़ती है इन खतूत पर, तो मुझे वो ख्याल आता है कि किस क़यामत के ये नामे हमारे नाम आते हैं। तो हमारे मुआशरे में और दुनिया के हर मुआशरे में जो लोग हाई अचीवर्स होते हैं उनके अंदर एक मूड और मिजाज के पहलू जो हैं वो ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो एक रवायती तरीका है मूड को ठीक करने का, जिसे पता नहीं कैसे लोग एक मॉडर्न तरीका कह देते हैं, क्योंकि शराब का जो इस्तेमाल है मुख्तलिफ मकासद के लिए, वो कोई 10,000 साल पहले शुरू हुआ था, जब इंसान ने इत्तफाकी तौर पर शराब को डिस्कवर किया। कोई शख्स था जो भूखा प्यासा किसी जंगल में खाने की तलाश में फिर रहा था और उसको कुछ खाने को ना मिला और वो थक हार कर एक जगह बैठ गया। तो उसको ज़मीन में दबे हुए कुछ फल नज़र आए जो कुछ ज़मीन के अंदर और कुछ ज़मीन के बाहर थे। तो उसने जब उनको निकाला जी और झाड़ के खाने के लिए वो तैयार हुआ, तो उसने देखा कि ये भूख मिटाने का ही एक ज़रिया साबित नहीं हुआ, बल्कि उसे वो एक सुरूर की कैफियत महसूस हुई जो ज़मीन में दबे हुए फलों में अल्कोहल के बनने से हुआ। तो इस तरह इंसान ने शराब को डिस्कवर किया और फिर उसने अपनी बीच में इनोवेशन शामिल की। फिर आज ये नौबत है कि दुनिया में फैक्ट्रियां हैं जहां शराब बनती है। हमारे देहात में भी देसी शराब भट्टियों में बनाई जाती है, क्योंकि एक स्टेज पे शराब को जो है बाकी महलूल से अलग करना मकसूद होता है, जिसके लिए उसे फिर आँच दी जाती है, जो कि एक काफ़ी ख़तरनाक प्रोसेस है। तो अगर आप देखें तो मुआशरे में जो हाई अचीवर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या वकला या सहाफ़ी या एंकर, अफसरान, सरकारी, गैर सरकारी, CEOs, ताजरान, सियासतदान और दूसरे फोर्सेस के लोग भी, या सरकारी अदारों के बड़े बड़े जो अफसरान हैं, ये सब शराब से शुगल करते नज़र आते हैं। चाहे वो पायलट हों, चाहे हमारे माशरे की एलीट जैसे अदाकार, हदायतकार या किसी भी पहलू से जो नुमायाँ लोग हैं, जी उनमें ये कबाहत काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और ये सिर्फ ऐसा हमारे मुल्क में नहीं, ऐसा दुनिया के तमाम ममालिक में है। और दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में तो शराब एक लीगल कमोडिटी है जो बाज़ार में मैसर है। और पाकिस्तान में अगरचे शराब की जो फ़रोख्त है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है,
यानी महदूद चंद तबके ऐसे हैं जिनको शराब पीने की इजाज़त है किसी ख़ास वजह से, और कहीं ना कहीं ये लोगों को दस्तयाब भी हो जाती है, लेकिन बाय एंड लार्ज पाकिस्तान एक ड्राई मुल्क समझा जाता है। लेकिन ये जो मैंने खतूत पढ़े तो इसमें तो बड़ी तुंद और तेज़ ज़ुबान है। हमने तो हमेशा शराब के बारे में एक बीमारी के पहलू से गुफ्तगू की है, लेकिन आज ख़ुद ही लोगों ने अजूम किया कि हम कोई शराब पीने वालों के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हमने कभी नहीं किया। हमारी नज़र में शराब पीने वाले कोई बुरे लोग नहीं होते, या जिस तरह के अलकाबात उन्होंने अपने लिए ख़ुद ही मुंतखब किए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि शराब पीने वाले लोग जो है ख़तरे में होते हैं। यानी जब कोई शख्स अपने लिए शराब का दरवाज़ा खोलता है जी। तो फिर ये दरवाज़ा बंद करना बाज़ औक़ात काफ़ी दुश्वार हो जाता है, और फिर ऐसे माहौल में जब घर वाले मुश्किलात का शिकार होते हैं तो उनकी हल्की सिसकियाँ A ज़्यादातर comment I हम ever talk सुनते हैं। about angry सर teenage boy, how to आपका manage. जब इंटरेक्शन ऐसे हम सोसाइटी में भी जब आप कहीं मिलते हैं गैदरिंग में ऐसे लोगों से अगर सामना हो Not जाए related to our topic. तो उनका क्या बिहेवियर आपके साथ हो? बहुत मुश्किल पेश आती है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पाता क्योंकि मैं अपने काम काज में इतना मसरूफ़ रहता हूँ। पै दर पै कोई ना कोई चैलेंजेस दरपेश होते हैं। जब आप एक रीहैब रन करते हैं जो पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में काम करता है, और 50 साल से जब हम एक रीहैब को रन करते हैं तो दिन ब दिन जो है मेयार ऊंचा लाने के लिए कोशिशें ज़्यादा से ज़्यादातर होती चली जाती हैं, जी। और हमें बैनुल-अक़वामी सतह पे जो इलाज में बेहतरी आ रही है उसके साथ चलना होता है, प्रोटोकॉल के साथ चलना होता है। तो बहुत ज़्यादा मैं लिखने पढ़ने में मगन रहता हूँ। पहली बात तो यह है कि मुझे बुलाता कोई नहीं, दूसरी बात है कि मैं जाता कोई नहीं। तो इस हवाले से बात पूरी हो गई। मतलब ज़्यादा तो मुझे इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी कहीं किसी जगह बड़े लोगों से जब मुलाकात होती है, ख़ास तौर पर सरकारी अफसरान से जब मुलाकात होती है, जी। तो मेरा तारुफ होते ही मुझे पुट ऑफ वाला चेहरा मिलता है, माथे पे तेवड़ियाँ आ जाती हैं, और कई लोग फिर बातचीत अगर आगे बढ़े तो ज़्यादातर तो बातचीत यहीं ख़त्म हो जाती है, और बातचीत अगर ज़रा आगे बढ़े तो उनका कहना ये होता है कि आप क्यों लोगों को एक ऐसी चीज़ से रोकते हैं जो कि उनके लिए सुकून का वाहद ज़रिया है, और आप उनके अंदर गिल्ट इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उनके रंग में भंग डालते हैं, या क्या मसला क्या है आपको? ये कोई महरूमियाँ हैं आपकी, या कोई ये यूं बात है, या आपके लाशऊर में कोई मसला है, या आप कोई मौलवियों के ज़ेरे असर हैं? तो वो बहुत कुछ वो अज़ खुद ही कहते हैं, और मैं फिर हस्बे तौफीक उनको थोड़ा बहुत जवाब दे देता हूँ। और जब मैं उन्हें बताता हूँ कि शराब पीने वाले आखिरकार 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। ठीक। एक 80% वो कि जो शराब से कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हासिल करते रहते हैं और अपनी एक ऐसी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं जिसमें तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाती है। ठीक। लेकिन एक 20% शराब पीने वाले लोगों में से वो हैं जिनके लिए ज़िंदगी अजीरन हो जाती है और वो तबाह हाल हो जाते हैं। उनके घर वाले बहुत मुश्किलात का शिकार होते हैं, और उनके बच्चे और उनके दीगर जो दोस्त अहबाब हैं उनकी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा सड़ते कुड़ते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका जिस्म जो है वो शराब के शुगल में मदद देना छोड़ देता है, मुखालफत करना शुरू कर देता है, और उनके जिस्म में एक खाना जंगी की सी कैफियत होती है कि वो शराब पीना चाहते हैं और उसका सरूर लेना चाहते हैं, और उनका जिस्म जो है इस मामले में तावन नहीं करता, और वो उनके सरूर को ख़त्म करने की कोशिश करता है। जिस्म में कुछ जहरीले मादे पैदा होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो कितनी भी शराब पिएं वो मुतमिन नहीं हो पाते।
उन्हें हमेशा लगता है कि उनका जो नशा है वो उतर रहा है, और वो रात गए तक शराब पीते रहते हैं, हत्ता कि वो धुत हो जाते हैं, वो पास आउट हो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं, जबकि उनके घर वाले समझते हैं कि वो सो गए हैं। नहीं, शराब पीने के बाद जो कैफियत होती है उसे हम नींद नहीं कहते। अगर वो वॉशरूम जाते हैं तो बाज़ औक़ात वहीं वो पास आउट हो जाते हैं। और हम इस पहलू से सिर्फ बात करते हैं कि ये एक बड़ा रिस्की काम है। अगरचे वक्ती तौर पर बेचैनी दूर हो जाती है या परेशानी से उनको फरार का मौका मिलता है, लेकिन बस 4-5 मिनट की बात। असल मसले का हल ये होता नहीं है। जी। तो यानी जो खाता है वो पढ़ के मैं काफ़ी परेशान भी होता हूँ, हमने तो उसके बारे में क्योंकि वाक़ई हर में आदमी स्टिग्मा चाहता है क्यों कि नहीं है लोग इसके उसको बारे में। पसंद करें, लेकिन जब इतने मुअज़्ज़ज़ लोग, इतने बड़े अफसरान या इतने नुमायाँ लोग जो हैं, जी। वो आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करते और बार बार ये कहते हैं कि ये आप कोई देखने में तो इतने मौलवी नहीं लगते, लेकिन आपकी बातें बड़ी मौलवियों जैसी हैं, या आप वो इस तरह की बात करते हैं कि आपने शराब को उम्मुल खुबाइस कहा, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है, या इस तरह की कुछ बहुत सारी बातें वो करते हैं। तो आज हम खतूत आपके पास हैं, तो जी, जी, जी। हम देखेंगे कि वो किस किस कदर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पेश करते हैं। तो हमारे पास जो भी उसका जवाब होगा तो हम कोशिश करेंगे कि वो पेश करें। जी। सो हमने ये क्लिप देखा है। तो डॉक्टर शाह सवार, व्हाट डू यू थिंक, क्या रीज़न है कि अल्कोहल को थोड़ा सा सेपरेट रखा जाता है, नॉट ओनली इन टेक्स्ट बट ऑल्सो इन द पेशेंट्स, के जो अल्कोहल पीते हैं तो वो कहते हैं कि हमें इन कंपेयर ना करें ये बाकी जो नशे इस्तेमाल करते हैं, ये कोकीनी, ये चर्स जो इस्तेमाल करते हैं चर्सियों से, तो हमारा जो है वो कैटेगरी थोड़ी सी हायर है, वो सेपरेट है। हम थोड़ी ये नशे इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट लेते हैं। कुछ तो बात है। हाँ। हम्म। इतने अरसे से चलता आ रहा है। तो अब देखें इस तरह की सूरत हाल थी कि मगरिब के अंदर इतना ये आम था कि आप शराब पी के ड्राइविंग भी कर रहे होते थे तो उसको कोई बुरा नहीं समझा जाता था। फिर हुआ कुछ यूँ कि अमवात होती थी, एक्सीडेंट्स होते थे, तो फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी उसकी वालदा ने फिर एक तहरीक शुरू की कि जो है ना वो ड्रंकन ड्राइविंग को बंद करवाया जाए। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है ना वो एक बहुत ज़बरदस्त तहरीक चली। उसके बाद जाके कानून जो बना है कि आप पी कर, शराब पी कर ड्राइविंग नहीं कर सकते। इस हद तक नॉर्मलाइज थी ये अल्कोहल। इसके अंदर नॉर्मलाइज होने के अंदर आजकल जो हम देख रहे हैं उसके अंदर मीडिया का बड़ा किरदार है। ठीक है, मीडिया, सोशल मूवीज़ के मीडिया, अंदर, मूवीज़, सॉन्ग्स। सॉन्ग्स के अंदर। अब वो एक पंकज उधास थे जो पिछले साल वफात पा गए 2024 में, फरवरी में। उनकी बहुत शायरी के मशहूर, अंदर। बिल्कुल, उनकी बहुत मशहूर गज़ल है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, हुई महंगी वो शराब है। और एक और उनकी इस तरह की गज़ल है कि ना छोड़ी जाए शराब चीज़ ही ऐसी है, इस तरह का। इस तरह बाकी भी हम देखते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के बहुत। मिर्ज़ा गालिब के, तो अपने आप को खुल्लम खुला वो तस्लीम कर रहे हैं कि हम शराब पीते हैं। इस तरह की चीज़ें जब कर रहे हैं तो एक तरह से नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं लोगों के लिए एक्सेप्ट करना। वो अपने आप को उस टाइम शायद यूनिक समझ रहे होंगे कि हम ये कर रहे हैं काम और फिर भी हम इतनी फंक्शनिंग कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं, तो इन चीज़ों से जो है ना वो स्टिग्मा बहुत कम हुआ है और लोग उन्हें इसको नॉर्मल समझने लग गए हैं। फिर जैसे जैसे रेगुलेशंस आती गई तो WHO ने पहले रिकमेंडेशन दी कि आप जो है ना वो हफ्ते के अंदर 14 यूनिट्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया, जो थोड़े शुरू कर रहे थे या उन्होंने कहा कि ये तो खुद इजाज़त दे रहे हैं, वो इस तरह है कि अगर आप पहले से पी रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 14 यूनिट्स लें हफ्ते के अंदर। और कुछ लोगों ने फिर ये भी शुरू किया, 14 यूनिट्स एक ही दफ़ा ले लिए। फिर नई गाइडलाइंस जारी हुई कि आपने जो 14 यूनिट्स लेने हैं एक हफ्ते के अंदर, वो कम से कम 3 दिन से ऊपर में डिवाइड करके लेने हैं, एक ही दफ़ा नहीं ले लेने। तो ये चीज़ें हैं कुछ जिनसे जो है ना जैसा कि ये मौजूद होना कि आप 14 यूनिट्स ले लें। यस, एक उन्होंने ये भी पॉइंट डाला कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 ड्राई डेज एज वेल। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो हैं
मतलब उन्होंने बिल्कुल ख़त्म नहीं कर दिया इसको, आहिस्ता आहिस्ता वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि उसकी आवाम जो है ना उसके अंदर शराब नोशी ना हो, क्योंकि जब शराब नोशी आ जाती है तो बंदे का फ्रंटल लोब फिर काम करना बंद हो जाता है, और फिर वो कहता है कि मैं बाकी जो नशा करते हैं ना उनसे बिल्कुल अलग हूँ, ये कोई नशा नहीं है, या इसको लोग ड्रग ही नहीं समझते। हालांकि ऐसा नहीं है। जिस तरह बाकी जो ड्रग्स हैं वो आपके सिस्टम को हाईजैक करती हैं, आपके रिवार्ड सेंटर को हाईजैक करती हैं, वैसे ही शराब भी करती है, और ये भी वैसे ही आपको अफेक्ट कर रही है। वैसे ही डिजीज़ है, वैसे ही प्राइमरी, क्रोनिक, प्रोग्रेसिव, फेटल डिजीज़ है, ब्रेन डिजीज़ है, और वैसे ही बायो साइको सोशल मॉडल, स्पिरिचुअल मॉडल इसके ऊपर भी अप्लाई होता बिल्कुल। है। जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बाकी बिल्कुल। ड्रग्स का है कि वो रिवॉर्ड सेंटर को, मोटिवेशन सेंटर को हाईजैक कर देती हैं, तो सिमिलरली बिल्कुल। और लोग जो हैं इसको वो स्टाइल के लिए पीते हैं, एक तरह से शो ऑफ के लिए यूज़ करते हैं, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए करते हैं, और देखते हैं कि बाकी लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ करने लग जाते हैं। तो इसके कॉमन होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्टिग्मा कम इसके साथ एसोसिएटेड है। और ये ख़ास तौर पे अपर क्लास के अंदर जो है ना वो स्टिग्मा काफ़ी कम है। जो लोअर क्लास के अंदर हम देखते हैं, या जो रिलीजियस पॉपुलेशन है, उनके अंदर अगर हम देखें तो वो लोग शराब को जो है ना वो बिल्कुल हराम समझते हैं, और बाकी नशों को हलाल समझते हैं। वो कहते हैं कि बस शराब को कभी हाथ नहीं, आप किसी मरीज़ से हिस्ट्री ले रहे हो, सोशल लोअर सोशल क्लास से अगर कोई बिलोंग करता हो, तो आप उससे हिस्ट्री ले रहे हो, आप पूछेंगे आपने ये नशा किया है, ये नशा किया है, ये नशा किया है, तो वो बताएगा हाँ ये भी किया, चरस भी पी है, हाँ हेरोइन भी इस्तेमाल किया है, हाँ आइस भी इस्तेमाल की है, हाँ कोकेन भी, कोकेन तो शायद वो नहीं इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब आप शराब का नाम लेंगे ना वो कहेगा अस्तगफुरुल्लाह डॉक्टर साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप, शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाया। तो ये हमें दो पैराडाइम्स देखने में मिलते हैं। बिल्कुल। ये उसी तरह है जैसे वो ड्राई एंड वेट मॉडल, कि एक तरफ ड्राई मॉडल के बिल्कुल भी कुछ नहीं नशा इस्तेमाल करना, स्पेशली शराब। दूसरी साइड पे जहाँ पे शराब के लिए है कि शराब इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बाकी नशे नहीं इस्तेमाल करने। बिल्कुल। तो ये जो स्टिग्मा इसका कम है या ज़्यादा है, तो हमें एक पेज पे आना है, और शराब जो है ना उसको भी एक नशा समझें, ठीक है, और इससे अगर आप बच रहे हैं रिलीजियस रीज़न की वजह से तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप रिलीजियस नहीं है तो भी आप इसको नशा समझें और इससे अवॉइड करें। बिल्कुल। तो ये कुछ डिस्कशन थी आज के लिए। हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन आपसे एक अर्ज़ है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो बेसिकली रिगार्डिंग द शो, लेकिन वैसे भी आपकी लाइफ के अंदर कोई भी अगर आपको मालूमात चाहिए हो, कोई क्वेश्चन आपको तंग कर रहा हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें ताकि हम उसको भी अपने शो का पार्ट बना सकें। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी कल के दिन। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।